हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल और आज दोनों करंट अफेयर्स हम देखेंगे एक साथ, ठीक है। तो 16 और 17 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स देखेंगे इसमें हम। तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियोस को इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से जो है आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। डेली डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी पाने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था? द यूएन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट इज COP15 कमेंस्ड इन विच कंट्री। तो अभी हाल ही में COP15 हुआ है, ठीक है। तो किस पे हुआ है, इसका थीम क्या रहा है, सब्जेक्ट क्या था? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे हुआ है। ओके, तो इसका जो COP15 है किस कंट्री में कमेंस किया गया था? तो यहाँ पे देख पा रहे हो इमेज में 2022 यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15, यहाँ पे देख पा रहे हो मॉन्ट्रियल लिखा हुआ। तो ये कहाँ पे है? कनाडा में। तो कनाडा में ये हुआ है, ठीक है, संपन्न हुआ है COP15, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, विच काउंसिल हैज अप्लाइड फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग फॉर द फेमस बेपोर उरू बोट। तो यहाँ पे देखो बेपोर उरू बोट है, तो इसको जो है GI टैग मिला है। तो किस काउंसिल ने इसको अप्लाई करा है GI टैग इस फेमस उरू बोट के लिए, ठीक है? तो द डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल कोझिकोडे। तो ये डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल है कोझिकोडे का, उसने जो है एक GI टैग अप्लाई करा है इस फेमस बेपोर उरू बोट के लिए, ठीक है। अब ये है क्या? ये एक वुडन धो है, शिप सेलिंग बोट है, सेलिंग वेसल है, हैंडीक्राफ्टेड बाय स्किल्ड आर्टिसंस एंड कारपेंटर इन बेपोर केरला। तो ये जो GI टैग है ये केरला के लिए यहाँ पे अप्लाई किया गया है। ओके, क्योंकि ऐसा ये जो बोट आप देख पा रहे हो इमेज में, ये ऐसा बोट सिर्फ यही बना पाते हैं, ठीक है। तो इनके स्किल्ड आर्टिसंस और कारपेंटर्स के द्वारा ये बनाया गया है। अब GI टैग होता क्या है? इट इज ए साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट दैट हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड पोजेस क्वालिटीज और अ रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। जिसका ओरिजिन जहाँ से हो, मतलब ऐसा बात करो कि अगर जो कोई प्रोडक्ट है उसका एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन है, ठीक है, और वो वहाँ पर उसका ओरिजिन वहीं पे है, तो उसको GI टैग मिलता है। मतलब वो चीज़ वहीं पे पाई जाती है और उनका अपना होता है, तो इसी को GI टैग मिलता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो टैग है GI टैग मिलता है, ये 10 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है, 10 साल के लिए। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। द 6th एडिशन ऑफ इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिंद 22 हैज बीन कंडक्टेड एट वेयर फ्रॉम 15 to 28 दिसंबर 2022। तो अभी हाल ही में काजिन 2022 जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है 6th एडिशन इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में चल रहा है। ये तो नाम से भी जान जाओगे आप, कजाकिस्तान और इंड मतलब इंडिया, ठीक है। तो ये 2022 से है, इसलिए जो है काजिन 2022, यहाँ पे 22 लिखा हुआ है। तो काजिन यानी इंडिया और कजाकिस्तान जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज चल रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है 15 से 28 दिसंबर के बीच में कंडक्ट हो रहा है। तो उमरोय मेघालय में हुआ है, ठीक है, उमरोय मेघालय में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछ सकता है कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, और इंडिया में हो रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेघालय याद रखिएगा, उमरोय मेघालय में। ये जो जॉइंट एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है कजाकिस्तान आर्मी के बीच में, ये कब इंस्टीट्यूट किया गया था? 2016 में एज एक्सरसाइज प्रबल दस्तक, ठीक है, प्रबल दस्तक के तौर पे इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 2016 में, ठीक है, याद रखिएगा, तब से स्टार्ट किया गया था। इसको याद रखना जरूरी है। चलो, इतना जानकारी मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। Who has granted the GI tags to 9 new items including गमोचा, ये आसम का है, तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना का है, रक्त से कार्पो एप्रिकॉट ये लद्दाख का है, अलीबाग व्हाइट अनियन ये महाराष्ट्र का है। तो पहले तो ये देख लो कि ये जो GI टैग मिला है इसमें जिसमें ये सारे इंक्लूडेड हैं, यानी असम का गमोचा और तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख का रक्त से कार्पो एप्रिकॉट और महाराष्ट्र का अलीबाग व्हाइट अनियन। तो ये सब जो है इसको GI टैग अप्रूव किया गया, ग्रांट कर दिया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ग्रांट किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। न्यू 9 आइटम्स को GI टैग मिला है, जिसमें से ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ GI टैग इंडिया में होगा कितना? 432। तो याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछे कि टोटल इंडिया में GI टैग जो मिला है तो कितने नंबर में मिले हैं, तो GI टैग तो 432 याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो केरला अकेले की बात करें तो इसको 5 GI टैग मिला है, ठीक है, 5 GI टैग मिला है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, ठीक है। तो टॉप स्टेट्स अगर हम बात करें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ GI टैग्स उसके पास है, तो वो है कौन कौन सा देख लो। कर्नाटक है, ठीक है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है। ओके, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तो इनके पास ज़्यादा नंबर्स ऑफ GI टैग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था 16th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण
16 सूर्य किरण 16 बिटवीन इंडिया एंड नेपाल विल बी कंडक्टेड एट दैट्स फ्रॉम 16 टू 29 दिसंबर 2022। तो अभी हाल ही में आप देख पा रहे हो कि बहुत सारा ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो रहा है ना, जॉइंट ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये जो 16 एडिशन है इंडो नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण 16, ये इंडिया और नेपाल के बीच में हो रहा है। बिल्कुल जब डिफेंस का क्लास मैंने लिया था एनसीएल वाले का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सूर्य किरण, जब सूर्य की बात हो रही है तो ये नेपाल से इसको लिंक करोगे आप, ठीक है। नेपाल और इंडिया के बीच में हो रहा है ये। कब कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है? जाहिर सी बात है नेपाल में होगा। नेपाल आर्मी बैटल स्कूल है सलझंडी नेपाल में, वहीं पे ये कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। 16 और 29 दिसंबर तक चलेगा। ओके, याद रखिएगा इसको। नेपाल आर्मी सोल्जर ऑफ श्री भवानी बख्श बटालियन एंड इंडियन आर्मी सोल्जर फ्रॉम 5GR विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज। तो नेपाल के आर्मी सोल्जर्स हैं, श्री भवानी बख्श बटालियन और इंडियन आर्मी सोल्जर्स है, ये दोनों मिलकर यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये क्या बूस्ट करेगा? डिफेंस कॉर्पोरेशन और बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंट्री, दैट इज इंडिया और नेपाल। ओके, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 5 देखो। हु वॉज साइन एन MOU विद हॉकी इंडिया टू बिकम एन ऑफिशियल पार्टनर ऑफ FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023। तो अभी किसने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया है हॉकी इंडिया के साथ, ताकि वो एक ऑफिशियल पार्टनर बन जाए FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का। तो ये किसने किया है भैया? तो ये किसने किया है? टाटा स्टील लिमिटेड ने, ठीक है। टाटा स्टील लिमिटेड ने साइन करा एक MOU हॉकी इंडिया के साथ, ताकि ये ऑफिशियल पार्टनर बन जाए FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। देखो 15 एडिशन जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप होगा, ये कहाँ पे होगा? ये भुवनेश्वर रौड़ खेला में होगा 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2023 तक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हॉकी मेंस वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है वो भारत में होगा 2023 का। 13 जनवरी से 29 जनवरी तक होगा। भुवनेश्वर रौड़ खेला, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ओके, तो ये जो 4th टाइम है ऐसा हो रहा है कि इंडिया जो है होस्ट करने जा रहा है प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट। मतलब इसके पहले जो है इसने 1982 में होस्ट किया था बॉम्बे में, और 2010 में इसने न्यू दिल्ली में, और 2018 में जो है उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। टोटल जो है 16 नेशन है जो इसमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये जाना जरूरी था। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री विल होस्ट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल। कौन सा कंट्री जो है होस्ट करने जा रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका थीम क्या है? स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल। तो फ्रांस ऐसा करने जा रहा है, ठीक है, फ्रांस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसको। यहाँ पे देखो, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली टू कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर सिविलियन रेजिलियंस इन यूक्रेन एंड एड्रेस द पीपल्स अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन नीड्स। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि यूक्रेनियन रशियन वॉर जो चल रहा था उसके बाद जो है काफ़ी स्थिति बिगड़ गई वहाँ पे। तो जो उनको इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए यहाँ पे ये रखा गया है कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो जो भी सिविलियन रेजिलियंस है यूक्रेन में उनके सपोर्ट के लिए, ठीक है, ताकि पीपल्स को जो अर्जेंट जो नीड्स है, उनकी ज़रूरतें हैं, ह्यूमैनिटेरियन नीड्स जो भी हैं, उनको मतलब वहाँ पे पूरा किया जा सके। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही है। देखो, यूक्रेन पीपल की बात करें तो उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज़ को झेलना पड़ रहा है, जैसे कि हर सेक्टर्स की बात कर ले, जैसे जीवन से लेके मतलब मेडिकल केयर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, फूड सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई, ये सब कुछ वहाँ पे किल्लत हो रही है वहाँ पे, समझ रहे हो। तो इस सबको फेस कर रहे हैं वो लोग। इस सब से उभरने के लिए जो है यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस रखा गया है। कैपिटल की बात कर ले फ्रांस की तो पेरिस है, प्रेसिडेंट यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन है और प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बोर्न है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 देखो। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इनॉग्रल CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फॉर 2032 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स इन ब्रिस्बेन। तो अभी किसे हाल ही में अपॉइंट कर दिया गया एज अ इनॉग्रल CEO, किसका? ऑर्गेनाइजिंग कमिटी का। 2032 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स होने जा रहा है ब्रिस्बेन में, तो उसी के लिए इनको ऑर्गेनाइजिंग कमिटी का CEO बना दिया गया, इनॉग्रल CEO। तो वो है सिंडी हुक। सिंडी हुक को जो है बना दिया गया, इमेज में देख पा रहे हो। सी हैड वर्क फॉर द इंटरनेशनल प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क इन द US एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इन्होंने इंटरनेशनल प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क में काम करा है, ठीक है, कहाँ पे? US और ऑस्ट्रेलिया में। तो 2032 की बात हो रही है, 2032 में जब ओलंपिक और पैरा ओलंपिक होगा ब्रिस्बेन में, तो उसके इनॉग्रल CEO इन्हें बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। समर ओलंपिक, एशियन गेम, विंटर ओलंपिक, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, तीनों मैंने अलग अलग लिखा है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो 2021, 2024, 2028, यहाँ पे 2022, 2026 और 2022, 2026। तो एशियन गेम्स और विंटर ओलंपिक, ये दो तरीके से आप याद कर सकते हो। 2022 का जो एशियन गेम्स हुआ वो हांगझो चाइना में हुआ। 2026 में जो होगा वो नगोया जापान में होगा, ठीक है। अब विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो 2022 आप बेसिकली याद कर सकते हो चाइना में ही हुआ है, ये बीजिंग में, ये हांगझो में हुआ है।
लेकिन 2026 जो होगा वो मिलान कॉर्टिना इटली में होगा। विंटर ओलंपिक की बात हो रही है। अब यहाँ पे समर ओलंपिक की बात कर ले तो समर ओलंपिक जो है 2021 टोक्यो जापान में हुआ, 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा, ठीक है, और 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। तो ये बिल्कुल याद रखना। समर ओलंपिक का याद कर सकते हो। बाकी विंटर ओलंपिक एशियन गेम्स का 2022 का सेम है। 2026 का यहाँ पे इटली में होगा, याद रखिएगा विंटर ओलंपिक, और जो एशियन गेम्स है वो जापान में होगा, ठीक है। इतना बेसिक जानना हमारे लिए ज़रूरी था। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। हु क्राउंड एज चैंपियन ऑफ 4th टेनिस प्रीमियर लीग 2022। तो अभी किसे क्राउन किया गया है? 4th टेनिस प्रीमियर लीग उन्हें अपने नाम कर लिया है। चैंपियन कौन बना? हैदराबाद स्ट्राइकर्स, ठीक है। हैदराबाद स्ट्राइकर्स जो है इन्होंने इनको जो है इनके नाम हुआ है 4th टेनिस प्रीमियर लीग TPL 2022, ओके। याद रखिएगा। इसके जो फाइनल हुआ 4th TPL का वो कहाँ पे हुआ? पुणे महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है। कहाँ पे हुआ? पुणे महाराष्ट्र में हुआ। और हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने किसको हराया है? मुंबई लियोन आर्मी को, एंड वॉज क्राउन चैंपियन ऑफ द इवेंट फॉर 2nd ईयर इन ए रो। तो ये दूसरे साल भी इन्होंने अपने नाम कर लिया इसको, याद रखिएगा। 4th टेनिस प्रीमियर लीग को अपने नाम कर लिया, ओके, इसको याद रखिएगा। और प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो कॉनी पेरिन जो है, कॉनी पेरिन की बात करें तो इनको डिक्लेयर किया गया प्लेयर ऑफ द मैच इन द IL, ओके। तो TPL प्लस की बात करें, ये TPL यानी कि टेनिस प्रीमियर लीग, तो ये जो ग्रास रूट लीग है बेसिकली टेनिस प्रीमियर लीग है। इसमें बेसिकली जो टेनिस एथलीट्स होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ भाई आप इंटरनेशनल और इंडियन स्टार्स के साथ जो है सीखो उनसे, ओके। तो ये चीज़ें होती हैं, और ये जाना टेनिस टूर्नामेंट था, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। इन फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 हु सेट्स नेशनल रिकॉर्ड इन 100 मीटर ब्रीस्ट स्ट्रोक। अभी फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप हुआ है 2022 का। बहुत सारे स्पोर्ट्स की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन है, ब्लंडर ऑफ क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि ये क्वेश्चन जो है ये कैसे पूछे जा सकते हैं, और इसमें नाम आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि इंडिया से है तो बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो किसने नेशनल रिकॉर्ड बनाया 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का? तो चाहत अरोड़ा, इमेज में देख पा रहे हो, ये है। इन्होंने जो है फीना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में नेशनल रिकॉर्ड बनाया 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में, ओके। इन स्विमिंग की बात हो रही है, ठीक है, स्विमिंग में। तो इंडियन स्विमर चाहत अरोड़ा सेट्स अ नेशनल रिकॉर्ड इन द वुमेन्स 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक एट द फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, मेलबर्न में, याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछता है कि फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ है तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया लगाइएगा। अगर पूछता है कि किसने जीता है तो लगाए चाहत अरोड़ा, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। 1 मिनट 13.13 सेकंड इनको लगा है ब्रेस्ट स्ट्रोक रेस में, तो इसको बिल्कुल याद रखना है, ओके। तो फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप की बात करें 2022 का तो 16 एडिशन था ये। कौन सा एडिशन था? 16th एडिशन था, ठीक। तो 16 एडिशन था ये, और ये 18 दिसंबर तक चलेगा, यानी कल तक चलेगा ये, ठीक है। फीना मतलब फेडरेशन, फीना मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नटेशन। ये वर्ल्ड का गवर्निंग बॉडी है एक्वाटिक स्पोर्ट्स, जैसे कि आपका स्विमिंग हो गया, डाइविंग हो गया, वाटर पोलो हो गया। तो बेसिकली ये ओपन वाटर स्विमिंग के लिए बेसिकली इसको जाना जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। Which country has secured a top rank at the 19th International Junior Science Olympiad 2022 held in Bogota, Colombia by winning 6 gold medal? तो किस कंट्री ने अभी टॉप रैंक सिक्योर करा है 19 इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में 2022, जो कि कहाँ पे हुआ था? कोलंबिया में, बोगोटा कोलंबिया में हुआ था। उन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीता है, वो है इंडिया, ठीक है। अपना कंट्री है भैया, टॉप रैंक में आया है 19 इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में, ठीक है। टोटल 6 स्टूडेंट थे जो कि इंडिया से पार्टिसिपेट किए थे इस कंपटीशन में, एंड ईच अर्न 1 गोल्ड। तो हर लोगों ने 1 गोल्ड जीता है, ठीक है। 6 गोल्ड, यानी कि 6 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, 6 ने गोल्ड मेडल जीता, ठीक। 203 स्टूडेंट्स थे फ्रॉम 35 कंट्री पार्टिसिपेट इन द इवेंट। तो यानी कि 203 स्टूडेंट थे 35 कंट्री से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें, ओके। ये जो है 3rd कॉन्सिक्यूटिव ईयर है जिसमें, और 4th है ओवरऑल द कंट्री जिसमें इन्होंने गोल्ड, ओवरऑल गोल्ड परफॉर्मेंस इनको मिला है। तो इंडिया को जो है बेस्ट टीम अवार्ड दिया गया है क्योंकि ये एक सिंगल ऐसा कंट्री है जिसमें 6 गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। तो 3 मेंबर्स हैं इंडियन कॉन्टिजेंसी से, ऑल्सो जॉइंट वोन ब्रॉन्ज मेडल इन द एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी। तो मतलब इसमें जो है आपके इसमें 3 मेंबर्स ऐसे हैं इंडियन कॉन्टिजेंट से जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी में, तो इसको भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। हु हैज इनॉग्रेटेड द 7th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट एट डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली ऑन 15 दिसंबर 2022। तो अभी हाल ही में किसने 7th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में है 15 दिसंबर 2022 को जो है संपन्न इनॉग्रेट किया था? जल शक्ति मिनिस्टर है, देख पा रहे हो इमेज में, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत लगाओगे आप। 2022 का थीम क्या रहा है? रिस्टोरेशन कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन, ठीक है। रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन, ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये।
तो बेसिकली इसका फोकस क्या है, ऑन द सेलेक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ मैपिंग एंड कन्वर्जेंस ऑफ 5 पीज। पीज मतलब पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है इसको स्टार्ट किया गया है। ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच ग्रुप रिच इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन हैव अप्रूव अ डील टू प्रोवाइड $15.5 बिलियन टू वियतनाम। तो किस ग्रुप के कौन सा ग्रुप है वो, कौन सा ग्रुप है जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है एक तरीके से, जिसने अप्रूव करा है एक 15.5 बिलियन किसको देगा, वियतनाम को देगा। तो ग्रुप ऑफ 9 दैट इज G7 कंट्रीज जो है ये मिलके, बेसिकली उसमें नॉर्वे और डेनमार्क, तो ये लोग मिलके जो है इसको अप्रूव कर रहे हैं कि हाँ भाई $15.5 बिलियन जो है वियतनाम को दे दिया जाए। रीजन क्या है, टू हेल्प द साउथ ईस्ट एशियन नेशन मूव फास्टर फ्रॉम कोल पावर टू रिन्यूएबल एनर्जी कटिंग इट्स क्लाइमेट डैमेजिंग पोल्यूशन। तो बेसिकली जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उनको हेल्प करने के लिए कि भैया वो जो कोल पावर से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर सके और जो क्लाइमेट डैमेजिंग पोल्यूशन उनका हो रहा है उसको बहुत कम कर सके। ठीक है, दिस ग्रांट विल हेल्प वियतनाम टू रिड्यूस एमिशन टू नेट जीरो बाय 2050। ये जो ग्रांट इनको दिया जाएगा वियतनाम को, इनका जो एमिशन है ना नेट जीरो वाला जो टारगेट है वो कम हो जाएगा, वो बहुत अचीव कर सकते हैं लोग 2050 तक। तो याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, हु हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशन हब इन 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो अभी हाल ही में किसने वर्चुअली इनॉग्रेट करा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशन हब्स DCDH, कहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, उड़ीसा के 10 डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने वर्चुअली इसको इनॉग्रेट करा है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है, DY चंद्रचूड़। ये 50 चीफ जस्टिस हैं भारत के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। DY चंद्रचूड़ जो है ये 50 चीफ जस्टिस है भारत के, इसको याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये बात करेंगे हम, अप्रैल 2021 में 4 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशन सेंटर बने थे, सेटअप किए गए थे ऑन ए पायलट बेसिस इन कटक, गंजम डिस्ट्रिक्ट, संबलपुर और बालासोर डिस्ट्रिक्ट में ये किया गया था। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट में। तो चीफ जस्टिस उड़ीसा हाई कोर्ट की कौन है, एस मुरलीधर। ठीक है, एस मुरलीधर। और कैपिटल क्या है उड़ीसा का, भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक है, नवीन पटनायक है। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। ठीक है, ये बेसिकली हमने उड़ीसा के बारे में जाना, गणेशी लाल। देखो ये जो आप देख पा रहे हो DCDH, तो ये जो हर DCDH होगा इसको एक टास्क असाइन किया जाएगा डिजिटाइजिंग का, कि उनके आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके रिलेटेड डिजिटाइजेशन का जो भी टास्क होगा उनको असाइन किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव इसका यही है हब का, कि हाँ भैया जो भी डिस्पोज्ड केस रिकॉर्ड्स हैं आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको जो असाइन किया गया तो उसको जो है डिजिटाइज किया जाए बेसिकली। ओके, इतना जाना जरूरी था। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखो, Which state UT has proposed to launch a unique alphanumeric identification number for all families? तो एक किस UT ने जो है अभी हाल ही में एक लॉन्च करा है, क्या लॉन्च करने को सोचा है, यूनिक अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सारे फैमिलीज को दिया जाएगा। तो वो है जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है कौन है, मनोज सिन्हा। इन्होंने कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है एक लॉन्च करने जा रही है 8 डिजिट यूनिक अल्फान्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कि आप जान पाते हो कि आपका आधार कार्ड होता है, उसी तरीके से ये लॉन्च करने जा रहे हैं 8 डिजिट यूनिक अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, वहाँ के यानी कि यूटी के जो भी यूनियन टेरिटरी के जो लोग हैं, फैमिलीज हैं, उन सबको दिया जाएगा ये। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखो ये जो यूनिक फैमिली आईडी है ना, उससे क्या होगा कि जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उसका भी आनंद ये ले पाएंगे स्पीडी और थोड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से। ठीक है, तो ये जो आपका आईडी रहेगा यानी कि जम्मू कश्मीर फैमिली आईडी जो भी रहेगा, तो इससे ये बेसिकली होगा कि जो भी आपका एलिजिबिलिटी है ना, कि जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके बेनिफिशरीज आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, तो इसके लिए भी ये ज़्यादा डिटरमाइन करेगा। ठीक है, ये जो कार्ड है ये लिंक होगा आपके आधार कार्ड से और आपके बैंक अकाउंट नंबर से। ठीक है, जो भी हेड होगा फैमिली के उसके। ठीक है, इतना बेसिक जानकारी यहाँ से लेना था हमें। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैज नेम हुम एज इट्स फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट टू रन एन EV लीग यूनिवर्सिटी। तो अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना दिया गया है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया है EV लीग यूनिवर्सिटी का। तो याद रखिएगा वो कौन है, डॉक्टर क्लॉडिन गे। ठीक है, डॉक्टर क्लॉडिन गे इमेज में देख पा रहे हो, ये हैं डॉक्टर क्लॉडिन गे। ठीक है, ये जो है हार्वर्ड की डीन रही हैं पहले। ठीक है, और इनको जो है 30 प्रेसिडेंट बना दिया गया यूनिवर्सिटी का। इसको याद रखिएगा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, लॉरेंस बैको को इन्होंने रिप्लेस किया है, जो कि जुलाई 2023 में जाके रिटायर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 16 देखो। Who has been appointed as chairman and managing director of NHPC Limited with effect from 13 दिसंबर 2022। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में किसको NHPC लिमिटेड का CMD बना दिया गया यानी कि चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। 13 दिसंबर से जो है सुचारू हो जाएगा। तो राजीव कुमार विश्नोई इमेज में देख पा रहे हो NHPC। ठीक है, इसके जो है
NHPC की जो है ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ओके। इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में है, ठीक है। कब फाउंड हुआ है 1975 में, ओके। तो राजीव कुमार बिश्नोई जी को जो बना दिया गया इसका चेयरमैन NHPC लिमिटेड का, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ही जो ऑल्सो CMD ऑफ ऋषिकेश बेस्ड THDC इंडिया लिमिटेड, तो अभी हाल ही में ये CMD भी रह चुके हैं ऋषिकेश बेस्ड TDSC इंडिया लिमिटेड के, ओके। NHPC का मैंने आपको बता दिया कि मिनी रत्न कैटेगरी कंपनी है, ओके। इस इतना जानकारी हमें यहाँ से मिलता है। अब हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द इंडिया हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट 9 ट्रायल ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 फ्रॉम विच आइसलैंड। तो इंडिया ने अभी हाल ही में सक्सेसफुली नाइट ट्रायल्स दिया है न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का, किस आइसलैंड से? तो अब्दुल कलाम आइसलैंड से दिया है इन्होंने, ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा के कोस्ट से इन्होंने ये इसको लॉन्च करा है, ओके। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यही जो है इसी को नाइट ट्रायल इन्होंने चल रहा था, तो बहुत सारे लोग जो है इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने लगते हैं। मतलब इन लोगों का तो कुछ भी कहो कि एक चमकती हुई लाइन दिखी 5-6 सेकंड के लिए, अरे भाई इतने सारे मिसाइल्स और इतने सारे वो टेस्ट किए जाते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के, तो जाहिर सी बात है उन लोग की रोशनी हो सकती है। इन लोग ऐसा करने लगे कि हाँ भाई ये UFO तो नहीं था, ये एलियंस की शिप तो नहीं था। तो लोग बहुत घबरा गए हैं, डर गए हैं, तो बिल्कुल मतलब इलॉजिक बात करते हैं ना इन लोग, क्या कहा जाए। खैर, तो ये जो है ये आप देखने को यहाँ पे मिलेगा कि आप जो है नाइट ट्रायल्स यहाँ पे हुआ है न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का अग्नि 5 का, ओके। अग्नि सीरीज है 1 से लेके 5 मिसाइल से, उनका रेंज 700 से लेके 3500 किलोमीटर तक है, ओके। और हम अग्नि 5 की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट है पूरे अग्नि सीरीज में, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज जो है 5000 किलोमीटर तक है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। India's which project has been recognized as one of among world's 10 most groundbreaking initiative for restoration of natural ecosystem, according to a report released during the UN Biodiversity Conference COP15। अभी COP15 जैसे कि आप सभी को बताया मैंने, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। तो COP15 जब हुआ तो इंडिया का कौन सा प्रोजेक्ट जो है उसको रिकॉग्नाइज किया एज वन ऑफ द वर्ल्ड 10 मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव, मतलब वर्ल्ड का 10 मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव के अंदर में ये आया है। इसने क्या बेसिकली काम किया है, रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर करने की बात ये करा है, बहुत ज़्यादा इसने ये काम किया भी है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट रिलीज हुआ है इसमें बताया गया ये। तो नमामि गंगे रिवर गंगा रिजुविनेशन प्रोजेक्ट जो है ये जो है टॉप 10 ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव में नाम दर्ज किया है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात करें तो इसने जो है पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है ग्लोबल वाटर अवार्ड 2019 बाई ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस के द्वारा, ओके। तो ये जो अवार्ड है किसके द्वारा रिसीव किया गया है, जी अशोक कुमार जो कि डायरेक्टर जनरल है नमामि गंगे के। तो जी अशोक कुमार, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि नमामि गंगे के जो है डायरेक्टर जनरल कौन है। तो जी अशोक कुमार याद रखिएगा। 15 कॉन्फ्रेंस जो हुआ बायोडाइवर्सिटी का मॉन्ट्रियल कनाडा में, वहाँ पे इन्होंने रिसीव करा है, ओके। इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखो। हु हैज़ अनाउंस दैट इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड इट शुड बी डिजाइन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर। देखो अभी हाल ही में किसने अनाउंस करा कि हाँ भैया इंडिया जो है वो ऐसा पहला कंट्री हो जाएगा जो क्या ऑक्शन करेगा, स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी कि सैटकॉम को जो है ऑक्शन करेगा। और ये जो है डिज़ाइन किया गया ताकि तो बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज ट्राई की बात हो रही है यहाँ पर। ट्राई ने ये अनाउंस करा है कि इंडिया जो है पहला कंट्री बन जाएगा जो स्पेक्ट्रम यानी सैटकॉम को जो है क्या करेगा, ऑक्शन करेगा। तो ठीक, वहाँ ट्राई के चेयरमैन कौन है, पीडी वगेला ने जो है इसको अनाउंस करा है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें तो इट रिफर्स टू एनी कम्युनिकेशन लिंक दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन इट्स प्रोपोगेशन पाथ। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यहाँ पे यूज किया जाएगा, याद रखिएगा इसको, कम्युनिकेशन लिंक के लिए। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखो। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री फॉर स्पेस विच स्पेस एजेंसी हैड अर्न अप्रॉक्सिमेटली 1100 करोड़ इन द लास्ट 5 ईयर फ्रॉम द लॉन्च ऑफ फॉरेन सैटेलाइट। तो अभी हाल ही में अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस के द्वारा कौन सा स्पेस एजेंसी ने कितना 1100 करोड़ रुपए अर्न करा है लास्ट 5 सालों में, जब से फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च होना शुरू हुआ है तब से। तो इसरो ने, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसको इतना जो है अप्रॉक्सीमेटली इतना अर्न करा है। तो याद रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, ओके। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ इन द लास्ट 5 ईयर, मैंने जनवरी 2018 से लेकर नवंबर 2022 तक इसरो where its commercial arms has successfully launched 177 foreign satellite from 19 countries। तो 177 फॉरेन सैटेलाइट जो है 19 कंट्रियों से लॉन्च हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें इसरो की, ठीक है, इसरो की बात करें तो इसरो जो है कब फाउंड हुआ, इसका पूरा फुल फॉर्म पता आपको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब फाउंड हुआ, ये कब स्टैब्लिश हुआ, 1969 में स्टैब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है,
कहाँ पे है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ चेयरमैन है इनके। और लॉन्च किया गया सबसे पहले विक्रम साराभाई के द्वारा, ठीक है, विक्रम ए साराभाई, याद रखिएगा इसको। चलो इतनी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 देखो, विच मिनिस्टर हैज इनॉग्रेट एयर इंडिया मुंबई सैन फ्रांसिस्को डायरेक्ट फ्लाइट। तो अभी हाल ही में किस मिनिस्टर ने अभी क्या इनॉग्रेट किया है? एयर इंडिया। तो मुंबई से सैन फ्रांसिस्को का फ्लाइट जो है इन्होंने डायरेक्ट लॉन्च किया है। तो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इमेज में देख पा रहे हो। तो डायरेक्ट आप मुंबई से जो है सैन फ्रांसिस्को जा सकते हो, ठीक है। ये फ्लाइट इन्होंने स्टार्ट करा है। तो दिस फ्लाइट विल बी ऑपरेटेड थ्राइस अ वीक। तो 3 मतलब हफ्ते में 3 बार जो है ऑपरेट रहेगी ये फ्लाइट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो, राफेल नडाल वाज क्राउन्ड द ITF वर्ल्ड चैंपियन फॉर 5th टाइम इन हिज कैरियर। तो ITF यानी ठीक है, ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की यहाँ बात हो रही है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन में मेंस की कैटेगरी की बात करें तो राफेल नडाल को क्राउन किया गया है। तो याद रखिएगा 5वीं बार ऐसा हुआ है इनके करियर में जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन इन्होंने अपना नाम करा है, ओके। अब इसके पहले हमने देखा था कि वुमेन्स कैटेगरी में बात करें, वुमेन्स अवार्ड जो मिला था वो ईगा स्वातिक को मिला था, मैंने आपको बताया था इसके पहले। तो इनका स्टेटमेंट क्या रहा है राफेल नडाल का? आई एम वेरी हैप्पी टू बी नेम्ड ITF वर्ल्ड चैंपियन फॉर 5th टाइम। तो 36 ईयर्स ओल्ड नडाल है, उन्होंने ये अवार्ड को 2008 में जीता था, 2010 में, 2017 में, 2019 में और अब जो है 2022 में, ठीक है। तो बहुत गर्व की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था इनके पूरे इंटायर लाइफ में। तो ये याद रखिएगा। राफेल नडाल की बात करें तो ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप 5वीं बार जिनको क्राउन किया गया वो है राफेल नडाल, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, ओके। तो बस इतना था आज का करंट अफेयर। जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते जाऊँ। वो क्वेश्चन ये है, द CM ऑफ विच स्टेट डिक्लेयर्ड अ सीड फार्म लोकेटेड इन अलुवा एज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री। तो अभी हाल ही में कौन से चीफ मिनिस्टर, मतलब किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर करा है एक सीड फार्म जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? अलुवा में लोकेटेड है। वो पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म होगा पूरे कंट्री में। तो केरला, उड़ीसा, गुजरात या फिर पंजाब। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।